हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल। ठीक है, मुगल साम्राज्य में काफ़ी महत्वपूर्ण शासक होते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद शाहजहाँ, जहांगीर। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट अंतिम जो है औरंगजेब। उसके बाद जो है धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की स्थिति बिगड़नी शुरू होती है, जिसके अंतर्गत काफ़ी शासक भी आते हैं जिन्हें उत्तरकालीन मुगल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, औरंगजेब के बाद औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। तो वे जो शासक जो औरंगजेब के बाद हुए उन्हें हम उत्तरकालीन मुगल में पढ़ते हैं। तो यहाँ चलिए देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले उत्तरकालीन मुगल में पहला शासक होता है बहादुर शाह, जो जिसका औरंगजेब का पुत्र होता है मुअज्जम, वही आलम शाह प्रथम या बहादुर शाह के नाम से राजगद्दी पे बैठता है। ठीक है, इसकी समयावधि रहती है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक के। माता नवाब बाई, इसकी माता का नाम। 1676 में इसने शाह आलम की उपाधि ली। ठीक है, जैसे ही गद्दी पे बैठा 1676 में इसने शाह आलम की उपाधि ली। ठीक है, खफी खान ने इसे शाह ए बेखबर कहा है, क्योंकि इसे अपने प्रशासन के बारे में ज़्यादा, प्रशासन में एक तौर पे देखें तो यह ज़्यादा संलग्न नहीं रहता था, इसलिए इसे शाह ए बेखबर भी कहा गया खफी खां के द्वारा। इसका राज्याभिषेक 22 अप्रैल 1707 ईस्वी में हुआ। अगर देखें तो जो मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक उम्र में बादशाह बनने वाला एकमात्र शासक, जो कि 65 वर्ष की उम्र में बादशाह बनता है। ठीक है, इसका राज्याभिषेक लाहौर में होता है, शाहदौला पुल के निकट। ठीक है, समझौता व मेलमिलाप की नीति अपनाया इसने, क्योंकि इसने औरंगजेब के शासनकाल में देखा था। ठीक है, औरंगजेब की कट्टरवादिता की वजह से जो मुगल साम्राज्य का काफ़ी पतन हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसने समझौता और मेलमिलाप की नीति अपनाया। इसके समय में दो दल प्रमुख हो गए मुगल साम्राज्य में, दो दल, ईरानी जिसमें शिया संप्रदाय के लोग थे, ठीक है, और तुरानी जिसमें सुन्नी संप्रदाय के लोग थे। तो ये दो दल ही यहाँ पे प्रमुख हो गए। इसने प्रमुख युद्ध भी किए, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1707 में जजाऊ का युद्ध किया, अपने उत्तराधिकार युद्ध के समय में अपने भाई आजम को हराया। ठीक है, 1709 ईस्वी में बीजापुर में कामबख्श, जो कि इसका भाई था, इसे भी इसने हराया। ठीक है, 1711 में जेजुआ केटेलार के नेतृत्व में डच प्रतिनिधिमंडल इसके राज दरबार में पहुंचा था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जेजुआ केटेलार के नेतृत्व में जो डच प्रतिनिधिमंडल है इसके राज दरबार में पहुंचा था। इसकी मृत्यु 27 फरवरी 1712 ईस्वी को हो जाती है। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट शासक के बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट जो शासक हुआ जहादार शाह। ठीक है, इसकी समयावधि रही 1712 से 1713 ईस्वी तक के, 1 साल की अवधि रहती है इसकी। इसका उपनाम था लंपट मूर्ख, क्योंकि यह ज़्यादा प्रशासन में ज़्यादा संलग्न नहीं रहता था, या उसे इस बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, या यूँ कहे कि इसे यही पता नहीं था कि करना क्या है। शासक तो बन चुका था, लेकिन शासक सत्ता क्या होती है, किस प्रकार के कार्य करने होते हैं, यह इस बारे में ज़्यादा जानकार नहीं था, इसलिए इसे लंपट मूर्ख भी कहा गया। बहादुर शाह के पुत्रों अगर देखें तो जहांदार शाह, अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान, जहान शाह में उत्तराधिकार युद्ध हुआ। ठीक है, अभी हमने इससे पहले बहादुर शाह के बारे में चर्चा की थी, बहादुर शाह जो कि प्रथम शासक होता है। ठीक है, तो इसी के पुत्र जो जहादार शाह, अजीम उस्सान और रफ़ी उस्सान, जहान शाह में उत्तराधिकार युद्ध होता है, जहाँ से जहादार शाह यहाँ पे, ठीक है, शासन सत्ता में आता है। तो इसने राजपूतों से मित्रता की नीति अपनाई। ठीक है, यह अकबर के नक्शे कदम पे चलने की इसने कोशिश की। जजिया समाप्त कर दिया, जिस प्रकार अकबर ने जजिया समाप्त किया था। और परंतु एक गलती की, इसने इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। इजारेदारी प्रथा क्या होता है, किसी ठेकेदारी प्रथा कहना चाहिए। ठेकेदारी प्रथा क्या होता है कि अगर किसी क्षेत्र में मुझे कर वसूली करना हो, तो उस कर वसूली का अधिकार मैं किसी एक व्यक्ति को दे दूँ, इसको ठेका ही दे दूँ कि आप यहाँ से कर वसूली कीजिए, और बस मुझे तो केवल आप यहाँ से मान लीजिए कि 1000 रुपये दे दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप कितने भी कर वसूली कीजिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था इसने शुरू कर दी। अजीम उस्सान के पुत्र फर्रुखसियर द्वारा यह पराजित हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसने जहादार शाह ने अजीम उस्सान को तो पराजित कर दिया था उत्तराधिकार युद्ध में, लेकिन अजीम उस्सान का जो पुत्र होता है फर्रुखसियर, उसके द्वारा यह जहादार शाह पराजित हो जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो शासक पढ़ेंगे फर्रुखसियर के बारे में। ठीक है, फर्रुखसियर, इसकी समयावधि रही 1713 से 1719 ईस्वी तक के। इसका उपनाम था घृणित कायर। ठीक है, यह काफ़ी डरपोक प्रकृति का व्यक्ति था, इसलिए इसे घृणित कायर भी कहा गया। इसके समय में सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ठीक है, यह इनके समर्थन से ही शासक बना था, और इन्हीं व्यक्ति का इनके दरबार में भी ज़्यादा महत्व हो चला। ठीक है, जो फर्रुखसियर हुआ वो इसके हाथ की कठपुतली बन के रहा, अब्दुल खां व हुसैन अली के। ठीक है, दक्षिण की सूबेदारी इसने निज़ाम उल मुल्क को दे दी, जिसने निज़ाम उल मुल्क ने दक्षिण भारत या दक्कन वाले क्षेत्र में निज़ामशाही वंश की स्थापना भी कर ली उसी समय। ठीक है, 1716 ईस्वी में सिख नेता बहादुर शाह को फांसी दे दी।
ठीक है। बंदा बहादुर जो था, अगर सिख गुरु देखे, अंतिम सिख गुरु वह बंदा बहादुर, इसने 1716 में ईस्वी में उसे फांसी दे दी। 1717 में जान सुरमन के नेतृत्व में अंग्रेज दूतमंडल जो है इसके फर्रुखशहर के राज दरबार में आया था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1717 ईस्वी में जान सुरमन के नेतृत्व में जो अंग्रेजी दूतमंडल है वो फर्रुखशहर के दरबार में आया। ठीक है। जयसिंह को सवाई की उपाधि फर्रुखशहर नहीं दी थी, फिर उस सवाई जयसिंह कहलाया। जयसिंह जो है इसी ने जयपुर नगर की स्थापना भी की थी। ठीक है। मराठा बालाजी विश्वनाथ का आक्रमण हुआ इसके समय में। ठीक है, अप्रैल 1719 में, और फर्रुखशहर की हत्या कर दी गई। ये जो मराठा बालाजी जो है, मराठा जो पेशवा है बालाजी विश्वनाथ, इसे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली ने ही बुलवाया था। ठीक है, या उन्हें निमंत्रण दिया था मुगल साम्राज्य पे आक्रमण करने के लिए, तो उन्होंने मराठाओं ने आक्रमण करके फर्रुखशहर की 1719 में हत्या कर दी। ठीक है। उसके बाद जो शासक बैठता है रफ़ी-उद-दरजात, यह ज़्यादा समय तक नहीं, अप्रैल से जून 1719 ईस्वी तक बढ़ता है। इसके समय में निकुसियर का विद्रोह होता है। ठीक है, और 6 जून 1719 को इसकी क्षय रोग अर्थात टीबी से इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट शासक देखें, नेक्स्ट जो शासक आया फ़ी-उद-दौला। ठीक है, रफ़ी-उद-दौला की भी समयावधि बहुत कम रही, जून से सितंबर 1719 तक की इसकी समयावधि रही। उपाधि देखें तो इसकी शाहजहाँ आसानी या शाहजहाँ द्वितीय की इसने उपाधि ली। ठीक है, परंतु इसकी मृत्यु 17 सितंबर 1719 को अतिसार या पेचिश से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इसके बाद आता है शासक मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर। इसकी समयावधि रहती है 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। ठीक है। इसका उपनाम रंगीला बादशाह था। रंगीला बादशाह इसलिए क्योंकि ये शासन सत्ता पे काबिज तो हो गया था, परंतु शासन सत्ता में ज़्यादा ध्यान न देके यह अपने विभिन्न कार्य या नृत्य संगीत में ही ज़्यादा मग्न रहता था, इसलिए इसे रंगीला बादशाह का उपाधि दी गई। ठीक है। अक्टूबर 1720 में हुसैन अली की हत्या हो गई। इसके समय में हमने यहाँ पे हुसैन अली के बारे में चर्चा की थी, जो कि फर्रुखशहर के दरबार में प्रमुख हो गए थे, अब्दुल खां और हुसैन अली। ठीक है, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। तो इसके समय में मोहम्मद शाह के समय में अक्टूबर 1720 में हुसैन अली की हत्या हो जाती है। ठीक है। हुसैन अली की हत्या होने के बाद अब्दुल्ला खां यहाँ पे आक्रमण करने की कोशिश करता है मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर के ऊपर, परंतु यह पकड़ा जाता है और इसे विष देकर इसकी भी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। बंगाल में मुर्शिद कुली खां। ठीक है, इसके समय में अगर देखें मोहम्मद खां के समय में, तो विभिन्न जो इसके अंतर्गत जो शासक थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जाके एक नए नए राजवंश की स्थापना भी कर ली। ठीक है। बंगाल में देखें तो मुर्शिद कुली खां ने अपने एक नए राजवंश की स्थापना की। अवध वाले क्षेत्र में शहादत खां ने अपने शासन व्यवस्था स्थापित कर ली। दक्कन वाले क्षेत्र में निज़ामुल मुल्क, इसने अपने नए शासन व्यवस्था स्थापित कर ली। ठीक है। मार्च 1737 में इसके समय में बाजीराव प्रथम का आक्रमण होता है। ठीक है, जो कि मराठा पेशवा होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण मराठा पेशवा बन के उभरता है बाजीराव प्रथम। इसका आक्रमण होता है और इस समय दोराहा की संधि कर ली जाती है। ठीक है, जो मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर है रंगीला बादशाह, वह बाजीराव के साथ दोराहा की संधि कर लेता है। 1739 में इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण होता है दिल्ली पे। ठीक है, नादिर शाह काफ़ी इस दिल्ली में काफ़ी नरसंहार करता है, यूँ काफ़ी माल लूट के लिए जाता है। आगे देखें, नेक्स्ट जो शासक आया अहमद शाह। इसकी समयावधि रही 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक की। ठीक है, यह नर्तकी से जन्मा हुआ था। चूंकि हमने यहाँ अभी पढ़ा था मोहम्मद शाह रंगीला यह नृत्य और संगीत में ज़्यादा व्यस्त रहता था, तो इसका जो बेटा हुआ अहमद शाह वह नर्तकी से ही पैदा हुआ था और यह मोहम्मद शाह का एकमात्र पुत्र था। ठीक है, इसके प्रशासन में हिजड़ों का ज़्यादा हाथ रहा। हिजड़ों के अंतर्गत ही पूरा प्रशासन इसने दे दिया। ठीक है, जो हिजड़ों की मुखिया थी वो थी उधम बाई। ठीक है, जिसका प्रशासन में महत्वपूर्ण हाथ रहा, या कहें कि अहमद शाह के बदले यही प्रशासन का प्रमुख बन गई। ठीक है, 2.5 वर्ष के पुत्र मोहम्मद शाह को इसने पंजाब का गवर्नर बना दिया। ठीक है, अहमद शाह इसे प्रशासनिक अगर देखें प्रशासनिक तौर पे ज़्यादा उत्कृष्ट नहीं था। ठीक है, इसने अपने 2.5 वर्ष के पुत्र मोहम्मद को पंजाब का गवर्नर बना दिया था। ठीक है, इसके समय में देखें तो शासन व्यवस्था जो है दिल्ली के इर्द गिर्द ही सिमट गया। अगर पहले जैसे अकबर या शाहजहाँ के समय में देखें तो पूरे भारत पे लगभग मुगल साम्राज्य का प्रशासन हुआ करता था, परंतु अहमद शाह के समय ऐसा हुआ कि केवल दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे वहीं पे इसका प्रशासन केंद्रित रह गया, बाकी क्षेत्र सब स्वतंत्र हो गए। ठीक है, 1748 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली द्वारा पराजित हो जाता है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जो कि आक्रमण करता है दिल्ली पे, तो यह मच्छीवाड़ा के युद्ध में उससे लड़ने तो जाता है, परंतु मच्छीवाड़ा पंजाब में यह उससे पराजित हो जाता है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली से 1754 में वजीर इत्मादुल मुल्क द्वारा इसको अंधा कर दिया जाता है अहमद शाह को, और सलीमगढ़ के जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे अहमद शाह
समाप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो शासक आता है आलमगीर तृतीय, ठीक है। वजीर इत्मादुल मुल्क ही आलमगीर द्वितीय को शासन गद्दी पे बिठालता है। इसकी समयावधि रही 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक के, ठीक है। इसके समय में देखें तो 1757 में अहमद शाह अब्दाली का पुनः आक्रमण होता है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का यहाँ पे भी आक्रमण हुआ था अहमद शाह के समय में ही, और आलमगीर के समय में भी पुनः आक्रमण होता है। तो यहाँ पे तो काफ़ी नरसंहार करता है दिल्ली में आके, और काफ़ी खजाना इनके लूट का भी ली जाता है, ठीक है। इसी के समय आलमगीर तृतीय के समय में ही प्लासी का युद्ध भी होता है, जो कि अंग्रेजों के साथ में होता है, ठीक है। अंग्रेजों एवं जो बंगाल के शासक होते हैं उनके साथ प्लासी का युद्ध होता है। आगे देखें, नेक्स्ट जो शासक होता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय की समयावधि रही 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक के, ठीक है। इसका वास्तविक नाम था अली गौहर। इसने शाह आलम की उपाधि भी ली थी, ठीक है। सबसे पहले तो 12 वर्ष तक निर्वासित जीवन जिया। इसके समय में जो इसका वजीर हुआ करता था, वह वजीर काफ़ी ताकतवर हुआ करता था इस समय, ठीक है, मुगल साम्राज्य में। तो इस वजह से यह 12 वर्ष तक तो दिल्ली सल्तनत से दूर ही रहा, ठीक है। इसने मुगल साम्राज्य के अंतर्गत यह शासन व्यवस्था 12 वर्ष तक कर ही नहीं पाया। इसलिए इसे भी बिना राजमुकुट का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि ये 12 वर्ष तक निर्वासित जीवन जिया बादशाह होने के बाद भी, ठीक है। इसलिए इसे बिना राजमुकुट का बादशाह कहा जाता है। ये इसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के बीच में एवं मुगल सम्राट और बंगाल और अवध, इन तीनों नवाबों के बीच में एक संयुक्त सेना के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा इन संयुक्त सेना को पराजित कर दिया जाता है, ठीक है, बक्सर के युद्ध में। तो ये बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय भी भाग लेता है। इसके बाद जो शासक आया अकबर द्वितीय, ठीक है। अकबर द्वितीय की समयावधि रही 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक के। इसके समय में जो शासन व्यवस्था था केवल लाल किले के अंदर ही सिमट के रह गया। पहले तो थोड़ा बाहर भी चलता था, परंतु इसके समय में जो अकबर द्वितीय के समय में लाल किले के अंदर तक इसकी शासन व्यवस्था सिमट के रह गई, ठीक है। राजा राम मोहन राय को इसने राजा की उपाधि दी, क्योंकि अकबर द्वितीय जो है अंग्रेजी का पेंशनर बन गया था, ठीक है। और इसके पेंशन संबंधी कुछ बातें थी जिसको राजा राम मोहन राय के द्वारा इसने अपने दिल्ली में लंदन में उपस्थित महारानी के समक्ष पहुंचवाया, इसलिए इसको राजा की उपाधि भी दी अकबर द्वितीय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय को। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला सबसे पहला बादशाह था, ठीक है। अंग्रेजों ने ही इसे अकबर द्वितीय को मुगल बादशाह बनवाया था, और इनके संरक्षण में ही यह पेंशनर बन के बादशाही कर रहा था, ठीक है। आगे देखें तो बहादुर शाह जफर, यह मुगल साम्राज्य था उसका ये अंतिम शासक होता है बहादुर शाह जफर। इसकी समयावधि रही 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक के, ठीक है। इसका उपनाम था जफर। बहादुर शाह इसका पूरा नाम था और उपनाम जफर कहलाता था, ठीक है। इसने 1857 की क्रांति में भाग लिया। 1857 की क्रांति जो कि काफ़ी प्रसिद्ध क्रांति थी, ठीक है। तो इसे ही बहादुर शाह जफर को ही पूरे भारत का सुल्तान बना दिया जाता है उस समय, या यूं कहो कि सुल्तान घोषित कर दिया जाता है और अंग्रेजों के विरुद्ध एक जंग छेड़ दी जाती है, ठीक है। तो इसने 1857 की क्रांति में भाग लिया। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण इसे कैद कर रंगून भेज दिया, ठीक है। रंगून के जेल में उसे कैद करवा दिया, जहां इसकी 1862 में मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। और इस प्रकार 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र होता है वहां से मुगल साम्राज्य का पतन ही हो जाता है। मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाता है और अंग्रेजों की ही चलने लगती है, ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के अगर कारण देखें कि क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। सबसे पहले तो अयोग्य उत्तराधिकारी, ठीक है। औरंगजेब के बाद ऐसे उत्तराधिकारी आए जिन्होंने न तो शासन व्यवस्था में कुछ रुचि थी, न ही वे अच्छे शासक थे, ठीक है। तो इस प्रकार अयोग्य और अय्याश उत्तराधिकारी थे जो केवल कि अपने मनमौज में ही रहा करते थे, ठीक है। मुगल अभिजात वर्ग का पतन हो गया। अगर कोई अच्छा नहीं है, परंतु अगर उसके अधिकारी ठीक हों तो भी शासन व्यवस्था काफ़ी टिकी हुई रहती। परंतु इसके समय जो औरंगजेब के बाद के जो काल में मुगल अभिजात वर्ग जो था, जो कि मुगल साम्राज्य को संभाल सकता था, इनका भी पतन होना शुरू हो गया, ठीक है। धीरे धीरे करके ये भी खत्म होने लगे। मुगल सैन्य व्यवस्था में त्रुटियां भी थी, क्योंकि इस समय अंग्रेजों का आगमन हो चुका था भारत में और उनकी जो सैन्य शक्ति थी काफ़ी सुदृढ़ थी, उनके जो सैन्य थे काफ़ी प्रशिक्षित थे। परंतु मुगल सेना में इसका नवाचार नहीं किया गया, ठीक है। इसमें कोई बदलाव भी नहीं किया गया। तो इस वजह से भी यह काफ़ी पुरानी हो चुकी व्यवस्था के वजह से इसने काफ़ी युद्ध में हार भी मान लिए, ठीक है। यूरोपीय कंपनी का आगमन एक महत्वपूर्ण कारण था। यूरोपीय कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र आता था उसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को धीरे धीरे करके कब्जाना शुरू कर दिया। मराठों का उदय, यह एक प्रमुख यहाँ पे अगर कारण देख सकते हैं, क्योंकि अगर
ऐसा कहा जाता है कि अगर मुगल साम्राज्य के बाद कोई भारत पे वास्तविक रूप से राज्य करने वाला कोई शासन था तो वो था मराठा शासक। ठीक है, तो मराठा शासकों का भी उदय हुआ, जिस वजह से मुगल साम्राज्य कमजोर होना शुरू हो गया। ठीक है, औरंगजेब के कार्य, व्यक्तित्व व नीति। औरंगजेब की जो कट्टरवादिता की नीति थी, इसने कई शासकों में रोष उत्पन्न कर दिया मुगल साम्राज्य के प्रति, जिससे भी मुगल साम्राज्य पतन होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हमने देखते हैं अपने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले उत्तरकालीन मुगल में हमने बहादुर शाह के बारे में पढ़ा। ठीक है, मुअज्जम। उसके बाद हमने जहादर शाह के बारे में देखा। उसके बाद हमने फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दरजात। उसके बाद देखा रबीउद्दौला, मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर। ठीक है, उसके बाद देखा अहमद शाह। इसके अंतर्गत हमने अहमद शाह के अंतर्गत दूसरा नेक्स्ट जो शासक हुआ आलमगीर द्वितीय। उसके बाद हमने शाह आलम द्वितीय देखा, अकबर द्वितीय के बारे में चर्चा की। अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के बारे में चर्चा की और मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में देखा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।